मैं सोने जा रहा हूं। कल सुबह अगर तुम्हें श्रीनगर में भारतीय सैनिक विमानों की आवाज सुनाई ना दे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। ये जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ही थे जिन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की फौज कश्मीर में एक दिन में ना पहुंचे तो मुझे गोली मार देना। खैर वो नौबत तो नहीं आई, लेकिन कश्मीर में आज भी लड़ाई है, आज भी जंग है, आज भी दुख है। क्यों? मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराज धीराज श्री हरि सिंह जी जम्मू और कश्मीर, नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सार्वभौम सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करता हूं। मैं इसी के साथ भारतीय संघ में शामिल होने का ऐलान करता हूं। भारतीय संघ में शामिल होने का ऐलान करता हूं। मैं महाराजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल होने का ऐलान करता हूं। इन लफ्जों के साथ महाराजा ने अपनी रियासत को हिंदुस्तान में शामिल होने के एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और इन शब्दों के साथ ही जम्मू और कश्मीर का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों नहीं हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल या माउंटबेटन या खुद महाराजा हरि सिंह? तो चलिए आज महाराजा हरि सिंह के रोल के ऊपर ध्यान देते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के बारे में मशहूर था कि वो अपना ज्यादातर वक्त या तो बॉम्बे रेस कोर्स में गुजारा करते थे या अपनी रियासत की जंगलों में शिकार करते हुए। इनका जो सारा एक कल्चर था वो था कि जो स्टेट है मेरे बपौती, हम मालिक हैं पूरे इलाके के, वो तो स्टेट की प्रॉपर्टी और पब्लिक की प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर कोई डिफरेंस या कोई ये नहीं समझते थे, सबको अपना घर से समझते थे। महाराजा हरि सिंह देश की एक बहुत बड़ी रियासत जम्मू और कश्मीर के राजा थे। उस वक्त लगभग 565 ऐसी रियासतें थी। जब देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों ने इन राजा महाराजाओं से कहा कि वो चाहे तो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते हैं या अगर चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और अगर आजाद बन के एक अपना देश बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको अंग्रेज लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी बोलते हैं। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भी उन राजाओं में से थे जो अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान में शामिल करने की बजाय आजाद मुल्क रखना चाहते थे। ऐसे में लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने एक बड़ी पहल की। इस पहल से भारत का इतिहास ही बदल गया और भूगोल भी। लॉर्ड लुई माउंटबेटन महाराजा हरि सिंह को पहले से जानते थे, इसलिए वो खुद ही उन्हें समझाने कश्मीर गए। His Highness will have to make a decision to accede to one dominion or the other. अगर हम आजाद रहना चाहें तो? In my opinion, independence would not be a feasible proposition. See, I must tell you, if you accede to Pakistan, then India will not be amiss of it.
I have full assurance on this. But if no decision is taken before 15th of August, it might create a difficult situation for state. लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर जाते साफ कह दिया कि वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, लेकिन अपनी आजादी का ये राग छोड़ दें। तो तय यह हुआ कि जिस दिन लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर से दिल्ली वापस पहुंचेंगे, उसी दिन सुबह वो राजा हरि सिंह से मिलेंगे। लेकिन वो चाहते थे कि राजा हरि सिंह से वो बिल्कुल अकेले में मिलें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस वक्त राजा हरि सिंह तो आए नहीं, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी। महाराजा ने संदेश भिजवाया कि पेट में दर्द की वजह से वो अभी बातचीत के लिए नहीं आ सकते। महाराजा हरि सिंह ने तो पेट दर्द का बहाना बना दिया था, लेकिन उनका वो बहाना, उनका वो पेट दर्द आज भी पूरे उपमहाद्वीप, पूरे रीजन को परेशान किए हुए है। खैर, माउंटबेटन कश्मीर से लौटते ही जवाहरलाल नेहरू से मिले। So, महाराजा हरि सिंह से आपकी मुलाकात कैसी रही? How was your meeting with him? Well, I had several meetings with the Maharaja and his Prime Minister, but I wanted to meet the Prime Minister on his own. So he suggested that we meet on the last day, 22nd of June. But on the last morning, he remained in bed with colic. ये भी महाराजा की एक चाल है मिस्टर माउंटबेटन। जब मैं कश्मीर में था और उनसे मिलना चाहता था, तब भी उन्होंने इसी पेट दर्द का बहाना किया। He had a big excuse of having a pain in his stomach. कश्मीर को आजाद रखने की कोशिश का नतीजा क्या होगा, उसका अंदाजा शायद महाराजा हरि सिंह को नहीं था। अब देश आजाद हो चुका है और कश्मीर ना हिंदुस्तान में शामिल था और ना पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान को हर हाल में कश्मीर चाहिए था। अंग्रेजों के जाते ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर घेराबंदी शुरू कर दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ गए थे कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं, उसके प्लान्स क्या हैं। अब भारत क्या करे, यह तय करने के लिए नेहरू ने उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की राय ली। प्रिय वल्लभ भाई, मैं कश्मीर के विषय में आपको लिख रहा हूं। अनेक रिपोर्टों के आधार पर स्पष्ट है कि वहां की स्थिति बहुत ही खतरनाक और बिगड़ी हुई है। पता चला है कि पाकिस्तान की चाल कश्मीर में अभी से घुसपैठ करके बड़ी कार्रवाई करने की है। मुझे नहीं लगता कि महाराजा के पास इसके अतिरिक्त कोई रास्ता बचा है कि शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेताओं को जेल से रिहा कर दिया जाए। इस खत में उन्होंने एक इतना बेहतरीन एक पर्सपेक्टिव दिया कि कश्मीर की सच्चाई क्या है, और उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए, हमें एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर कश्मीर में, एक पाकिस्तान में एक साजिश हो रही है। एक साजिश हो रही है कि वो लोग कहेंगे, लोग भेजेंगे, रेडर भेजेंगे और फिर कहेंगे कि कश्मीर में एक इंसरेक्शन या एक पॉपुलर अपराइजिंग हुआ है। और इसके बारे में महाराजा हरि सिंह कितना उनको उनकी जानकारी है, क्या वो इस इन्वेजन को रोक पाएंगे। और ये जवाहरलाल ने कहा कि इस बार हिंदुस्तान के साथ खड़े होने वाला तो शेख अब्दुल्ला होगा। शेख अब्दुल्ला कश्मीर की कहानी के बहुत अहम किरदार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने उनको कैद कर रखा था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने महाराजा के खिलाफ
कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था। एक गरीब परिवार से आने वाले शेख अब्दुल्ला ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc तक की पढ़ाई की थी, लेकिन डिग्री के बावजूद उन्हें कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिली। इसका शेख पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाना शुरू किया कि मुस्लिम बहुल रियासत की ज्यादातर नौकरियों में सिर्फ हिंदू क्यों हैं? क्या इसलिए कि महाराजा खुद हिंदू हैं? महाराजा की नीतियों का विरोध करके शेख ने अपनी पहचान बनाई। जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई एक ऐसे कौम को जो दब गया था, तो उसके फिर वो शेख जो है स्टूडेंट लीडर या लीडर से वो शेर बन गया। 1932 में जब ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी तो शेख उसका नेतृत्व कर रहे थे। बाद में इसी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पड़ा। कश्मीर में आज उन्हीं की पार्टी और शेख के पोते उमर अब्दुल्ला की सरकार है। बहरहाल शेख अब्दुल्ला को 1938 आते आते यह एहसास हो गया कि उनकी लड़ाई किसी हिंदू राजा के खिलाफ नहीं बल्कि एक डिक्टेटर के खिलाफ है। हमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दायरे में बंधी सांप्रदायिक सोच का अंत करना होगा। हमें अपने दरवाजे खोलने होंगे उन सभी हिंदुओं के लिए, उन सभी सिखों के लिए जो हमारी तरह सोचते हैं कि हमें इस मुल्क को गैर जिम्मेदार हुक्मरानों से आजाद करना है। शेख अब्दुल्ला शुरू ही से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बनने से लेकर आखिर तक शेख अब्दुल्ला ने एक सेक्युलर प्लेटफॉर्म पर अपनी लड़ाई को लड़ी। कभी भी शेख अब्दुल्ला ने दो कौमी नजरिए को सपोर्ट नहीं किया। कभी भी शेख अब्दुल्ला ने जिना को कश्मीर वैली में या मुस्लिम लीग को कश्मीर वैली में अपने कदम जमाने की इजाजत नहीं दी। शेख अब्दुल्ला की सेक्युलर और समाजवादी सोच की वजह से ही कांग्रेस और नेहरू से उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। 1946 में शेख ने महाराजा के विरुद्ध कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया। वो महाराजा की राजशाही खत्म करने की मांग कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करा लिया, लेकिन नेहरू के दबाव की वजह से महाराजा ने शेख को 29 सितंबर 1947 को रिहा कर दिया। तब भारत आजाद हो चुका था और देश के हालात बदल चुके थे। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो भारतीय संघ में शामिल हो या पाकिस्तान में। मैं हिंदुओं और सिखों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं उनकी जिंदगी और उनकी इज्जत बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। शेख अब्दुल्ला कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान में जाए। ऑप्शन उनके सामने आज़ादी का था नहीं, आइदर एक्सेशन विद इंडिया और विद पाकिस्तान। तो उनकी साफ चॉइस जो थी वो इंडिया थी। कश्मीर की आम जनता भी उनके साथ थी। शेख अब्दुल्ला कश्मीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के खास आदमी थे। नेहरू खुद कश्मीरी थे और कश्मीर से अपना लगाव काफी जाहिर कर चुके थे। वो कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए किसी भी दबाव के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि कश्मीर में एक लोकप्रिय सरकार बने और फिर कश्मीरी खुद ये तय करें कि क्या वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। लेकिन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह वो ना पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे और ना हिंदुस्तान के साथ। वो चाहते थे कि कश्मीर एक आजाद देश बने। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की इस आजादी के लिए तैयार नहीं थे। सबसे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर रियासत के साथ हुए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ दिया और कश्मीर को पेट्रोल, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई बंद कर दी। सियालकोट से जम्मू के बीच रेल सेवा बंद कर दी गई। साफ था पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था। यह अंदेशा 22 अक्टूबर 1947 को सच साबित हो गया। पाकिस्तान की तरफ से हथियारों से लैस कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया।
हजारों की संख्या में हथियारों से लैस आक्रमणकारी श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ कश्मीर रियासत में बगावत हो गई। रियासत के मुस्लिम सैनिकों ने सेना छोड़कर हमलावरों से हाथ मिला लिया। इससे हमलावरों का हौसला और ताकत दोनों बढ़ गए। वो जल्द ही मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए, मतलब श्रीनगर से 164 किलोमीटर दूर। परेशान महाराजा हरि सिंह ने अपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुलाया। हाँ ब्रिगेडियर, हमलावरों को रोकने के लिए हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा और हमें किसी भी हाल में कश्मीर को बचाना है। आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। क्यों, क्या करेंगे वो लोग? मार डालेंगे मुझे? मार डालें तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे और आपके ऊपर यह दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाए, जिससे वो दुनिया वालों को यह बता सके कि महाराज ने कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। हमलावर हजारों में थे, लेकिन राजेंद्र सिंह का हौसला उन हजारों पर भारी पड़ा। डोमेल से आगे बढ़ चुके हमलावरों को उरी में आने के लिए एक संकरे पुल से गुजरना पड़ता था। ब्रिगेडियर ने सबसे पहले इस पुल को नष्ट कर दिया। इसकी वजह से करीब 2 दिन तक हमलावर यहां से आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि उनका मुकाबला करते करते ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। अगर वो ना होते तो, और अगर मतलब उन्होंने ये बलिदान ना दिया होता तो तकरीबन यकीनन कश्मीर जो है हिंदुस्तान के हाथ से निकल जाना था। उरी में पांव रखते ही श्रीनगर से हमलावरों की दूरी 90 किलोमीटर रह गई और उरी से आगे बढ़ते ही कबायलियों ने महोरा बिजली घर को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे पूरे श्रीनगर की बिजली गुल हो गई। श्रीनगर पर कब्जा चंद घंटों की बात थी। हमलावर बारामूला पहुंच चुके थे, मतलब श्रीनगर से सिर्फ 54 किलोमीटर दूर। मतलब था जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा। लेकिन बारामूला में ही कहानी ने नया मोड़ ले लिया। बारामूला पहुंचते पहुंचते हमलावरों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो लूटपाट, बलात्कार और हत्याओं में लग गए। उनके निशाने पर सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि यहां रहने वाले सिख, ईसाई और यहां तक के मुसलमान भी थे। दुकानें जला दी गईं, औरतों के साथ जबरदस्ती की गई और जो मिला उसे लूट लिया गया। जिन जिन लॉरियों में वो आए थे, अब उन्हीं में लूट का सामान भरकर वापस भेजने लगे। पूरा बारामूला तबाह हो गया। क्योंकि उन्होंने 2 दिन वहां तबाही मचाई, उतना टाइम हिंदुस्तान को, महाराजा कश्मीर को मिल गया कि वो अपना रिएक्शन करके अपनी सेना को श्रीनगर तक पहुंचा सके। लूटपाट की वजह से कबायलियों की रफ्तार तो कम हो गई, लेकिन उसे खतरा नहीं टला। एक एक पल कीमती था। महाराजा हरि सिंह समझ गए कि पाकिस्तान के भेजे हुए कबायलियों से कश्मीर को बचाना उनके बस का नहीं था। 24 अक्टूबर को उन्होंने भारत सरकार से एक अपील की कि तुरंत भारत फौज आकर कश्मीर को बचा ले। दूसरे दिन दिल्ली में डिफेंस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि रियासत डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वीपी मेनन को श्रीनगर भेजा जाए। श्रीनगर में वीपी मेनन की मुलाकात महाराजा और रियासत के नए प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन से हुई। वो बारामूला पहुंच चुके हैं। अगर रियासत को बचाना है तो भारत सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। अब सैन्य मदद के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो लगता है कि महाराजा को अपने परिवार के साथ श्रीनगर से निकलना होगा और जल्द से जल्द जम्मू के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मेनन ने महाराजा को जल्द से जल्द श्रीनगर छोड़कर जम्मू जाने का सुझाव दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर महाराजा कबायलियों के हाथ पड़ गए तो फिर कश्मीर का हिंदुस्तान में शामिल होना बिल्कुल नामुमकिन था। महाराज तो रातों रात श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना हो गए
और मेनन हालात समझने के लिए श्रीनगर में रुक गए। लेकिन कबायलियों ने श्रीनगर को घेर लिया और मेनन को भी जल्दी से श्रीनगर से निकलना पड़ा। हेलो जनाब, ऐसी अफवाहें हैं कि कुछ हमलावर श्रीनगर में घुस चुके हैं। ऐसे में और देर तक रुकना सुरक्षित नहीं है। मैंने साहब, हमें तुरंत ही दिल्ली के लिए निकलना चाहिए। अभी इस वक्त? ठीक है, ओके। वीपी मेनन निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन परेशानी ये थी कि जम्मू रवाना होते वक्त महाराजा वहां मौजूद सभी गाड़ियां अपने साथ ले गए थे और बची थी तो सिर्फ एक पुरानी जीप। मजबूरन रियासत के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन, मेनन और सेना के कुछ अधिकारी किसी तरह उसी जीप में सवार होकर हवाई अड्डे तक पहुंचे। अब कश्मीर को बचाने का सारा दारोमदार दिल्ली पर था। एक तरफ पाकिस्तान से आए कबायली श्रीनगर को घेरे थे, लेकिन माउंटबेटन इस बात पर अड़े थे कि महाराजा पहले भारत में मिले, फिर कोई मदद दी जाएगी। सर, श्रीनगर में दहशत का माहौल है। हमलावर बारामुल्ला से आगे बढ़ चुके हैं। किसी भी हालत में हमें कश्मीर को कबायलियों से बचाना होगा। कबायलियों को रोकने के लिए बिना देर किए सेना को तुरंत श्रीनगर भेजना चाहिए, वरना सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा सर, सब कुछ। But we cannot do that. Kashmir has not yet decided to accede to either India or Pakistan. Therefore, at the moment, Kashmir is an independent country. It would be improper for India to send troops there. महाराजा हर बात के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भी करना है तुरंत करना होगा। Well, if the Maharaja is so anxious to accede to India, then let him sign the instrument of accession first. हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान से भेजे हुए कबायलियों का कब्जा किसी भी वक्त श्रीनगर पे हो सकता था, लेकिन फिर भी माउंटबेटन ने भारतीय सेना को कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी। इस मामले में उनका स्टैंड बिल्कुल साफ था। अगर कश्मीर को भारत की मदद चाहिए तो उसको उससे पहले भारत में शामिल होना पड़ेगा। माउंटबेटन और नेहरू का यह संदेशा लेकर मेहरचंद महाजन और वीपी मेनन तुरंत महाराजा से मिलने जम्मू गए। योर हाइनेस, भारत की डिफेंस कमेटी ने यह फैसला लिया है कि भारत की फौज कश्मीर में आपकी मदद के लिए तभी आ सकती है जब आप औपचारिक रूप से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करेंगे। हमने भारत में शामिल होने का तय किया है। महाजन साहब ने आपको बताया? योर हाइनेस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर आपके दस्तखत बहुत जरूरी है। मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराज धीराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू और कश्मीर, नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सार्वभौम सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करता हूं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया। कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन गया। अब कश्मीर की रक्षा भारत की एक जिम्मेदारी बन गई, लेकिन महाराजा के मन में एक डर बैठा रहा कि अगर भारत की सेना कश्मीर की रक्षा के लिए ना आए तो क्या होगा। उन्होंने अपने एडीसी कैप्टन दीवान सिंह को बुलाया।
कल सुबह अगर तुम्हें श्रीनगर में भारतीय सैनिक विमानों की आवाज सुनाई ना दे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। अब फैसला भारत सरकार के हाथ में था। फौजी कमांडरों के साथ प्रधानमंत्री नेहरू, पटेल और माउंटबेटन की बैठक शुरू हुई। अंग्रेज कमांडर श्रीनगर में फौज भेजने से बचना चाहते थे। We're short of time. We do not have enough resources to send military aid to Kashmir. I think we should take into consideration what General Bukar is saying. It's not going to be easy. आप मेरी बात पे गौर कीजिए जनरल साहब। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास पर्याप्त साधन हो या ना हो, लेकिन हमें हर हालत में कश्मीर की रक्षा करनी चाहिए और आपको यह करना होगा। और भारत सरकार इसमें पूरी सहायता करेगी आपकी। और एक बात और, हवाई जहाज से सामान पहुंचाने की तैयारी सुबह तक कर ली जाएगी। It can be a quite dangerous and risky operation. No. मिस्टर माउंटबेटन, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है? ऐसा न करने का मतलब है कि जानते बूझते श्रीनगर में नरसंहार कराना और उसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक विध्वंस होगा, हिंसा होगी। यू अंडरस्टैंड मी मिस्टर माउंटबेटन? मेरी बात को समझिए। अगर हमने वक्त से वहां पे आर्मी नहीं भेजी तो श्रीनगर में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों को जान का खतरा है। Well, if you're agreeing on the current issue, the present situation, I accept and to consider Kashmir to become part of India. After that, you can send in the troops and deal with other procedures. And I also wish, as soon as the invaders are thrown out, law and order is reinstated, and we will have plebiscite. माउंटबेटन ने कश्मीर में सेना भेजने की इजाजत तो दे दी, लेकिन यह भी कह दिया कि वहां ऑपरेशन खत्म होने के बाद जनमत संग्रह कराया जाए। इस प्रस्ताव का नेहरू और पटेल दोनों ने ही कोई विरोध नहीं किया। आखिरकार 27 अक्टूबर की सुबह लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की अगुवाई में भारतीय फौज हवाई रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना हो गई। रातों रात ये 3 एयरफोर्स के जहाज और बाकी सिविल एयरलाइंस के जितने जहाज थे अवेलेबल, उनको पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट पे लाया गया और अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले जो है पहली टुकड़ी 1 सिख की श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ की। भारतीय सेना के लिए हालात बहुत मुश्किल भरे थे। श्रीनगर के लिए रवाना होने वाली पहली टुकड़ी को यह तक नहीं पता था कि घाटी का एकमात्र हवाई अड्डा सुरक्षित है भी या नहीं। इसीलिए उन्होंने बिना सिग्नल मिले लैंड करने से मना कर दिया था। लेकिन एक बार जब उस जमीन पर भारतीय फौज के कदम पड़े तो एक एक करके कबायली हमलावरों के पैर उखड़ने लगे। इस लड़ाई में सेना के अलावा शेख अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थकों ने बड़ी भूमिका निभाई। इन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सेना का साथ दिया, कश्मीरी लोगों को भरोसा दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं। कश्मीर के भारत में शामिल होने और भारतीय फौज की कार्रवाई की खबर ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना को बेचैन कर दिया। जनाब, हिंदुस्तान की सेना लगातार कश्मीर की तरफ बढ़ती जा रही है। मिस्टर मडी, जनरल ग्रेसी को फोन कीजिए कि वो पाकिस्तानी फौज को फौरन श्रीनगर रवाना कर दे। प्लीज कॉल जनरल ग्रेसी। जनरल ग्रेसी, हिंदुस्तान हवाई मार्ग से अपनी सेना को कश्मीर की तरफ भेज रहा है। हमें तुरंत कुछ ना कुछ करना होगा।
जिन्ना साहब का हुक्म है कि पाकिस्तानी सेना को जल्द से जल्द रावलपिंडी के रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना किया जाए। किसी भी हाल में श्रीनगर हवाई अड्डा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। But we have learned that Kashmir is now a part of India. So, sending troops in Kashmir will mean an open war with India. तो हम क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें क्या? देखिए, आप तुरंत कार्रवाई शुरू कीजिए, ये जिन्ना साहब का हुक्म है। I'm sorry. We will not be able to move troops without the orders from our Supreme Commander, General Auchinleck. हिंदुस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना दोनों के जो कमांडर इन चीफ थे वो अंग्रेज अफसर थे। अब जाहिर है कि एक ही मुल्क के दो जनरल आपस में वो नहीं अपनी सेना को भेज सकते, युद्ध नहीं कर सकते, और ऑकिनलेक ने इसीलिए उनको मना कर दिया था। और बल्कि जब जिन्ना ने जिद की तो उनका जो सीएनसी थे उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ये इस बात पर अड़े रहेंगे तो जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर पाकिस्तान सेना में अभी तैनात हैं उन सबको विड्रॉ कर लिया जाएगा। जनरल ऑकिनलेक भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाओं के प्रमुख थे और वो माउंटबैटन के नीचे आते थे। जनरल ऑकिनलेक के ऑर्डर के बगैर पाकिस्तान में बैठे अंग्रेज जनरल ने जिन्ना का हुक्म मानने से मना कर दिया। लिहाजा जिन्ना को आखिरकार माउंटबैटन और नेहरू को कश्मीर पर बातचीत के लिए लाहौर आने का न्योता भेजना पड़ा। माउंटबैटन तुरंत नेहरू के साथ लाहौर आने के लिए तैयार हो गए। नेहरू भी इसके लिए तैयार थे, लेकिन एक शख्स ऐसा नहीं चाहता था। Mr. Nehru is still unwell. I will go alone to Lahore. क्यों? आपको भी क्यों जाना पड़ेगा? और मेरा मानना है कि आप दोनों में से किसी को लाहौर नहीं जाना चाहिए। But why? हमला पाकिस्तान ने किया, हम क्यों जिन्ना के पीछे दौड़े? लेकिन बात करने में हर्ज क्या है सरदार? If this visit can find a solution, then it's good. अगर उनको बात करनी है तो वो आए दिल्ली, हम नहीं जाएंगे लाहौर। लेकिन सरदार, कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना होगा ना। मेरा मानना है कि कश्मीर में सेना भेजने का हमारा मकसद ये कतई नहीं था कि हम उस पर कब्जा चाहते हैं। इसलिए अगर इसका कोई शांतिपूर्ण हल निकल सकता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। नेहरू और माउंटबैटन पटेल को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पटेल इस मुलाकात के बिल्कुल खिलाफ थे। नेहरू फिर भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी तबीयत इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। हो सकता था कि यह मुलाकात इतिहास का रुख बदल देती। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतिहास की धार को नहीं रोक पाए। हो सकता था कि अगर वो लाहौर जाते तो नतीजा कुछ और निकलता। हो सकता है कि बात भारत के पक्ष में सुलझ जाए, या यह भी हो सकता था कि बात और उलझ जाए जैसे सरदार पटेल को लगता था। खैर, इन सवालों का जवाब अब तो नहीं मिल सकता, तो आगे बढ़ते हैं। माउंटबैटन के लाहौर जाने से पहले ही जिन्होंने एक बहुत चौंकाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत और कश्मीर का विलय धोखे और हिंसा से हुआ है और इसलिए वो उसको मानने को तैयार नहीं। और इस आरोप से नेहरू को बहुत ठेस पहुंची। तब तक जो है ना, दिल में गुस्सा बहुत भर गया था, विश्वासघात का, कि अभी तो हम लोग इस जंग अंग्रेज के खिलाफ से निकले हैं, हम लोग एक ही जमीन के थे, एक ही लोग हैं, और तुमने इतना बड़ा काम कर दिया कि हिंदुस्तान पे हमला कर दिया या कश्मीर पे हमला कर दिया। तुम्हें और कोई चारा नहीं था जंग के सिवा।
आखिरकार 1 नवंबर 1947 को माउंट बैटन अकेले ही लाहौर के लिए रवाना हुए और वहां भी जिन्ना ने वही राग दोहराया। अगर मैं भारतीय फौज ये सरासर धोखा है। कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया है। The violence was caused by tribal invaders. कश्मीर में भारत फौज की मौजूदगी ठीक नहीं है। भारत को फौरन अपनी फौज को वहां से हटाना होगा। What about the invaders? How do we invoke the tribesmen to remove them? अगर आप भारतीय फौज को वहां से हटाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं इस पूरे मामले को खत्म कर सकता हूं। I can call the whole thing off. कश्मीर के मुद्दे पे ये लाहौर की मीटिंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पहली ऑफिशियल मीटिंग मानी जाती है। इस मीटिंग में जिन्ना ने माउंट बैटन के सामने यह मान लिया कि पहला हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, लेकिन इससे पहले कि इस मीटिंग का नतीजा बाहर निकले, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पे अपना सबसे चर्चित भाषण दे दिया। कई लोगों का यह कहना है कि अगर नेहरू ने वो भाषण न दिया होता तो शायद कश्मीर का मामला इतना लंबा न खींचता। हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जब कश्मीर में शांति व्यवस्था और कानून स्थापित हो जाए तो संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की देखरेख में जनमत संग्रह करवाया जाए। यहीं से भारत की मुश्किलों का एक नया दौर शुरू हुआ। यह पहला मौका था जब नेहरू ने कश्मीर में जनमत संग्रह यूनाइटेड नेशन की देखरेख में कराने की बात सार्वजनिक तौर पर कही। हालांकि यह प्रस्ताव माउंट बैटन का था। अपनी लाहौर यात्रा के दौरान उन्होंने जिन्ना के सामने भी यह प्रस्ताव रखा, लेकिन जिन्ना नहीं माने। पर नेहरू को माउंट बैटन ने इस मामले को यूनाइटेड नेशन में ले जाने के लिए राजी कर लिया था। जिस हालात में कहा गया था, नेहरू के सामने विकल्प क्या थे? नेहरू ये चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत कश्मीर के बारे में भारत के पक्ष में हो। शांतिपूर्ण समाधान कश्मीर का होना चाहिए और उसको प्रमाणित करने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि कश्मीर में जनमत संग्रह करा लिया जाएगा और उस जनमत संग्रह में भारत भारी रूप से भारी मतों से विजयी होगा। मगर पाकिस्तान के सैनिक हस्तक्षेप के बाद कश्मीर में निर्भय निष्पक्ष जनमत संग्रह कराना संभव ही नहीं रहा। भारत ने 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत भेजी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो नेहरू के लिए किसी सदमे से कम न था। सुरक्षा परिषद में अमेरिका और ब्रिटेन अपने राजनीतिक हितों को साधने में लग गए। उन्होंने कश्मीर पर भारत की शिकायत को दरकिनार करते हुए दोनों देशों को एक ही तराजू में तौलना शुरू कर दिया। बल्कि ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी जानकारी के मुताबिक कश्मीर पर हमला करने वालों को पाकिस्तान ने कोई समर्थन नहीं दिया है। नतीजा यह हुआ कि सुरक्षा परिषद के एजेंडे में कश्मीर प्रश्न अब भारत पाकिस्तान प्रश्न बना दिया गया। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन राजनीति के इस बड़े अखाड़े में भारत उलझ चुका था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए कुछ महीने ही हुए थे कि नेहरू कश्मीर के मसले पर अपना पद छोड़ने की सोचने लगे। माउंट बैटन को लिखी यह चिट्ठी इसका सबूत है। हाल की घटनाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको यह बता देना चाहिए कि सरकार में अपनी भूमिका पर मुझे पुनर्विचार करना होगा। मैंने कश्मीर के लोगों से कई वादे किए हैं और मैं किसी भी हाल में उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता। नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद तो नहीं छोड़ा, लेकिन यूएन में चलते इस खेल ने उनका यह भरोसा तो बिल्कुल मजबूत कर दिया कि वो अब कश्मीर के बारे में कोई समझौता करने को तैयार नहीं। अब उनकी कश्मीर की सारी पॉलिसीज शेख अब्दुल्ला के इर्द गिर्द चलने लगी। उसकी दो वजह थी, एक तो वो सेक्युलर थे और दूसरा उस वक्त तक तो वो पाकिस्तान के कट्टर विरोधी थे। कश्मीर के मामले में
मैं पाकिस्तान को वादी मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं। उसकी वजह है कि कश्मीर में हुए हमले के लिए वो लोग जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी डेलीगेशन सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये कश्मीर का अंदरूनी विवाद है, लेकिन फिर भी कश्मीर को हासिल करने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। कश्मीर में भारतीय सेना हमारे लोगों की हिफाजत के लिए मौजूद है और वो तब तक वहां रहेगी जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, काबू में नहीं आ जाते। शेख अब्दुल्ला को जिस प्रकार की सपोर्ट कश्मीर में हासिल थी, वो मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे लीडर हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जिनसे इतनी मोहब्बत लोगों को थी। और मैं समझता हूँ कि शेख अब्दुल्ला जो है वो हिंदुस्तानी के साथ कश्मीर का रिश्ता बनाए रखना चाहते थे। कबाइलियों के खिलाफ लड़ाई में शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भूमिका ने कश्मीर में उनका असर और बढ़ा दिया। 1948 के मार्च महीने में हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए मजबूर हो गए। दूसरी तरफ 13 अगस्त 1948 को यूनाइटेड नेशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। इस समय भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर लागू हो गया। जब सीज फायर हुआ, उस वक्त तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पूंछ और उत्तर में करगिल और द्रास से कबाइलियों को पूरी तरह खदेड़ दिया था, लेकिन इसके आगे का हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में था। कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और कश्मीर का वो हिस्सा जो हिंदुस्तान में है उसको पाकिस्तान इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। जो सीज फायर लाइन थी उसको अब हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और तब से लेकर आज तक दोनों देशों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, कश्मीर को लेकर जंग चल रही है, खत्म नहीं हुई। दोनों देशों के बीच 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। देश के अंदर भी कश्मीर को लेकर विवाद चलता रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि कश्मीर को आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस क्यों दिया? अगर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो वहां के लिए कानून अलग क्यों? ये बहस तब भी जारी थी और आज भी चल रही है। मैं सोने जा रहा हूं। कल सुबह अगर तुम्हें श्रीनगर में भारतीय सैनिक विमानों की आवाज सुनाई ना दे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। ये जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ही थे जिन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की फौज कश्मीर में एक दिन में ना पहुंचे तो मुझे गोली मार देना। खैर वो नौबत तो नहीं आई, लेकिन कश्मीर में आज भी लड़ाई है, आज भी जंग है, आज भी दुख है। क्यों?
मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराज धीराज श्री हरि सिंह जी जम्मू और कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सार्वभौम सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करता हूं। मैं इसी के साथ भारतीय संघ में शामिल होने का ऐलान करता हूं। मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत भारतीय संघ में शामिल होने का ऐलान करता हूं। मैं महाराजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल होने का ऐलान करता हूं। इन लफ्जों के साथ महाराजा ने अपनी रियासत को हिंदुस्तान में शामिल होने के एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और इन शब्दों के साथ ही जम्मू और कश्मीर का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों नहीं हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल या माउंटबैटन या खुद महाराजा हरि सिंह? तो चलिए आज महाराजा हरि सिंह के रोल के ऊपर ध्यान देते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के बारे में मशहूर था कि वो अपना ज्यादातर वक्त या तो बॉम्बे रेस कोर्स में गुजारा करते थे या अपनी रियासत की जंगलों में शिकार करते हुए। उनका जो सारा एक कल्चर था वो था कि जो स्टेट है मेरे बपौती, हम मालिक हैं पूरे इलाके के, वो तो स्टेट की प्रॉपर्टी और पब्लिक की प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर कोई डिफरेंस या कोई ये नहीं समझते थे, सबको अपना घर से समझते थे। महाराजा हरि सिंह देश की एक बहुत बड़ी रियासत जम्मू और कश्मीर के राजा थे। उस वक्त लगभग 565 ऐसी रियासतें थी। जब देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों ने इन राजा महाराजाओं से कहा कि वो चाहे तो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते हैं या अगर चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और अगर आजाद बन के एक अपना देश बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको अंग्रेज लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी बोलते हैं। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भी उन राजाओं में से थे जो अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान में शामिल करने की बजाय आजाद मुल्क रखना चाहते थे। ऐसे में लॉर्ड लुई माउंटबैटन ने एक बड़ी पहल की। इस पहल से भारत का इतिहास ही बदल गया और भूगोल भी। लॉर्ड लुई माउंटबैटन महाराजा हरि सिंह को पहले से जानते थे, इसलिए वो खुद ही उन्हें समझाने कश्मीर गए। His Highness will have to make a decision to accede to one dominion or the other. अगर हम आजाद रहना चाहें तो? In my opinion, independence would not be a feasible proposition. See, I must tell you, if you accede to Pakistan, then India will not be amiss of it. I have full assurance on this. But if no decision is taken before 15th of August, it might create a difficult situation for state. लॉर्ड माउंटबैटन ने कश्मीर जाते साफ कह दिया कि वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, लेकिन अपनी आजादी का ये राग छोड़ दें। तो तय यह हुआ कि जिस दिन लॉर्ड माउंटबैटन कश्मीर से दिल्ली वापस पहुंचेंगे, उसी दिन सुबह वो राजा हरि सिंह से मिलेंगे। लेकिन वो चाहते थे कि राजा हरि सिंह से वो बिल्कुल अकेले में मिलें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस वक्त राजा हरि सिंह तो आए नहीं, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी।
महाराजा ने संदेश भिजवाया कि पेट में दर्द की वजह से वो अभी बातचीत के लिए नहीं आ सकते। महाराजा हरि सिंह ने तो पेट दर्द का बहाना बना दिया था, लेकिन उनका वो बहाना, उनका वो पेट दर्द आज भी पूरे उपमहाद्वीप, पूरे रीजन को परेशान किए हुए है। खैर, माउंटबेटन कश्मीर से लौटते ही जवाहरलाल नेहरू से मिले। महाराजा हरि सिंह से आपकी मुलाकात कैसी रही? How was your meeting with him? Well, I had several meetings with the Maharaja and his Prime Minister, but I wanted to meet the Prime Minister on his own. So he suggested that we meet on the last day, 22nd of June. But on the last morning, he remained in bed with colic. ये भी महाराजा की एक चाल है मिस्टर माउंटबेटन। जब मैं कश्मीर में था और उनसे मिलना चाहता था, तब भी उन्होंने इसी पेट दर्द का बहाना किया। He had a big excuse of having a pain in his stomach. कश्मीर को आजाद रखने की कोशिश का नतीजा क्या होगा, उसका अंदाजा शायद महाराजा हरि सिंह को नहीं था। अब देश आजाद हो चुका है और कश्मीर ना हिंदुस्तान में शामिल था और ना पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान को हर हाल में कश्मीर चाहिए था। अंग्रेजों के जाते ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर घेराबंदी शुरू कर दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ गए थे कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं, उसके प्लान्स क्या हैं, अब भारत क्या करे। यह तय करने के लिए नेहरू ने उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की राय ली। प्रिय वल्लभ भाई, मैं कश्मीर के विषय में आपको लिख रहा हूं। अनेक रिपोर्टों के आधार पर स्पष्ट है कि वहां की स्थिति बहुत ही खतरनाक और बिगड़ी हुई है। पता चला है कि पाकिस्तान की चाल कश्मीर में अभी से घुसपैठ करके बड़ी कार्रवाई करने की है। मुझे नहीं लगता कि महाराजा के पास इसके अतिरिक्त कोई रास्ता बचा है कि शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेताओं को जेल से रिहा कर दिया जाए। इस खत में उन्होंने एक इतना बेहतरीन एक पर्सपेक्टिव दिया कि कश्मीर की सच्चाई क्या है, और उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए, हमें एहतियात रखना चाहिए क्योंकि वहां पर कश्मीर में, एक पाकिस्तान में एक साजिश हो रही है। एक साजिश हो रही है कि वो लोग कहेंगे, लोग भेजेंगे, रेडर भेजेंगे और फिर कहेंगे कि कश्मीर में एक इंसरेक्शन या एक पॉपुलर अपराइजिंग हुआ है। और इसके बारे में महाराजा हरि सिंह कितना उनको उनकी जानकारी है, क्या वो इस इन्वेजन को रोक पाएंगे। और ये जवाहरलाल ने कहा कि इस बार हिंदुस्तान के साथ खड़े होने वाला तो शेख अब्दुल्ला होगा। शेख अब्दुल्ला कश्मीर की कहानी के बहुत अहम किरदार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने उनको कैद कर रखा था क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने महाराजा के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था। एक गरीब परिवार से आने वाले शेख अब्दुल्ला ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc तक की पढ़ाई की थी, लेकिन डिग्री के बावजूद उन्हें कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिली। इसका शेख पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाना शुरू किया कि मुस्लिम बहुल रियासत की ज्यादातर नौकरियों में सिर्फ हिंदू क्यों हैं? क्या इसलिए कि महाराजा खुद हिंदू हैं? महाराजा की नीतियों का विरोध करके शेख ने अपनी पहचान बनाई। जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई एक ऐसे कौम को जो दब गया था, तो उसके फिर वो शेख जो है स्टूडेंट लीडर या लीडर से वो शेर बन गए। 1932 में जब ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी तो शेख उसका नेतृत्व कर रहे थे। बाद में इसी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पड़ा।
कश्मीर में आज उन्हीं की पार्टी और शेख के पोते उमर अब्दुल्ला की सरकार है। बहरहाल शेख अब्दुल्ला को 1938 आते आते यह एहसास हो गया कि उनकी लड़ाई किसी हिंदू राजा के खिलाफ नहीं बल्कि एक डिक्टेटर के खिलाफ है। हमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दायरे में बंधी सांप्रदायिक सोच का अंत करना होगा। हमें अपने दरवाजे खोलने होंगे उन सभी हिंदुओं के लिए, उन सभी सिखों के लिए जो हमारी तरह सोचते हैं कि हमें इस मुल्क को गैर जिम्मेदार हुक्मरानों से आजाद करना है। शेख अब्दुल्ला शुरू ही से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बनने से लेकर आखिर तक शेख अब्दुल्ला ने सेक्युलर प्लेटफॉर्म पर अपनी लड़ाई को लड़ी। कभी भी शेख अब्दुल्ला ने दो कौमी नजरिए को सपोर्ट नहीं किया। कभी भी शेख अब्दुल्ला ने जिना को कश्मीर वैली में या मुस्लिम लीग को कश्मीर वैली में अपने कदम जमाने की इजाजत नहीं दी। शेख अब्दुल्ला की सेक्युलर और समाजवादी सोच की वजह से ही कांग्रेस और नेहरू से उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। 1946 में शेख ने महाराजा के विरुद्ध कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया। वो महाराजा की राजशाही खत्म करने की मांग कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करा लिया, लेकिन नेहरू के दबाव की वजह से महाराजा ने शेख को 29 सितंबर 1947 को रिहा कर दिया। तब भारत आजाद हो चुका था और देश के हालात बदल चुके थे। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो भारतीय संघ में शामिल हो या पाकिस्तान में। मैं हिंदुओं और सिखों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं उनकी जिंदगी और उनकी इज्जत बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। शेख अब्दुल्ला कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान में जाए। ऑप्शन उनके सामने आज़ादी का था नहीं, आइदर एक्सेशन विद इंडिया और विद पाकिस्तान। तो उनकी साफ चॉइस जो थी वो इंडिया थी। कश्मीर की आम जनता भी उनके साथ थी। शेख अब्दुल्ला कश्मीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के खास आदमी थे। नेहरू खुद कश्मीरी थे और कश्मीर से अपना लगाव काफी जाहिर कर चुके थे। वो कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए किसी भी दबाव के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि कश्मीर में एक लोकप्रिय सरकार बने और फिर कश्मीरी खुद ये तय करें कि क्या वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। लेकिन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह वो ना पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे ना हिंदुस्तान के साथ। वो चाहते थे कि कश्मीर एक आजाद देश बने। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की इस आजादी के लिए तैयार नहीं थे। सबसे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर रियासत के साथ हुए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ दिया और कश्मीर को पेट्रोल, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई बंद कर दी। सियालकोट से जम्मू के बीच रेल सेवा बंद कर दी गई। साफ था पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था। यह अंदेशा 22 अक्टूबर 1947 को सच साबित हो गया। पाकिस्तान की तरफ से हथियारों से लैस कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। हजारों की संख्या में हथियारों से लैस आक्रमणकारी श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ कश्मीर रियासत में बगावत हो गई। रियासत के मुस्लिम सैनिकों ने सेना छोड़कर हमलावरों से हाथ मिला लिया। इससे हमलावरों का हौसला और ताकत दोनों बढ़ गए। वो जल्द ही मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए, मतलब श्रीनगर से 164 किलोमीटर दूर। परेशान महाराजा हरि सिंह ने अपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुलाया। हाँ ब्रिगेडियर, हमलावरों को रोकने के लिए हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा और हमें किसी भी हाल में कश्मीर को बचाना है। आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। क्यों, क्या करेंगे वो लोग? मार डालेंगे मुझे? मार डालें तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे और आपके ऊपर यह दबाव बनाने की कोशिश करेंगे
कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाए, जिससे वो दुनिया वालों को यह बता सके कि महाराज ने कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। हमलावर हजारों में थे, लेकिन राजेंद्र सिंह का हौसला उन हजारों पर भारी पड़ा। डोमेल से आगे बढ़ चुके हमलावरों को उरी में आने के लिए एक संकरे पुल से गुजरना पड़ता था। ब्रिगेडियर ने सबसे पहले इस पुल को नष्ट कर दिया। इसकी वजह से करीब 2 दिन तक हमलावर यहां से आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि उनका मुकाबला करते करते ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। अगर वो ना होते तो, और अगर मतलब उन्होंने ये बलिदान ना दिया होता तो तकरीबन यकीनन कश्मीर जो है हिंदुस्तान के हाथ से निकल जाना था। उरी में पांव रखते ही श्रीनगर से हमलावरों की दूरी 90 किलोमीटर रह गई और उरी से आगे बढ़ते ही कबायलियों ने महोरा बिजली घर को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे पूरे श्रीनगर की बिजली गुल हो गई। श्रीनगर पर कब्जा चंद घंटों की बात थी। हमलावर बारामूला पहुंच चुके थे, मतलब श्रीनगर से सिर्फ 54 किलोमीटर दूर। मतलब था जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा। लेकिन बारामूला में ही कहानी ने नया मोड़ ले लिया। बारामूला पहुंचते पहुंचते हमलावरों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो लूटपाट, बलात्कार और हत्याओं में लग गए। उनके निशाने पर सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि यहां रहने वाले सिख, ईसाई और यहां तक के मुसलमान भी थे। दुकानें जला दी गईं, औरतों के साथ जबरदस्ती की गई और जो मिला उसे लूट लिया गया। जिन जिन लॉरियों में वो आए थे, अब उन्हीं में लूट का सामान भरकर वापस भेजने लगे। पूरा बारामूला तबाह हो गया। क्योंकि उन्होंने 2 दिन वहां तबाही मचाई, उतना टाइम हिंदुस्तान को, महाराजा कश्मीर को मिल गया कि वो अपना रिएक्शन करके अपनी सेना को श्रीनगर तक पहुंचा सके। लूटपाट की वजह से कबायलियों की रफ्तार तो कम हो गई, लेकिन उससे खतरा नहीं टला। एक एक पल कीमती था। महाराजा हरि सिंह समझ गए कि पाकिस्तान के भेजे हुए कबायलियों से कश्मीर को बचाना उनके बस का नहीं था। 24 अक्टूबर को उन्होंने भारत सरकार से एक अपील की कि तुरंत भारत फौज आकर कश्मीर को बचा ले। दूसरे दिन दिल्ली में डिफेंस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि रियासत डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वीपी मेनन को श्रीनगर भेजा जाए। श्रीनगर में वीपी मेनन की मुलाकात महाराजा और रियासत के नए प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन से हुई। वो बारामूला पहुंच चुके हैं। अगर रियासत को बचाना है तो भारत सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। अब सैन्य मदद के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो लगता है कि महाराजा को अपने परिवार के साथ श्रीनगर से निकलना होगा और जल्द से जल्द जम्मू के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मेनन ने महाराजा को जल्द से जल्द श्रीनगर छोड़कर जम्मू जाने का सुझाव दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर महाराजा कबायलियों के हाथ पड़ गए तो फिर कश्मीर का हिंदुस्तान में शामिल होना बिल्कुल नामुमकिन था। महाराज तो रातों रात श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना हो गए और मेनन हालात समझने के लिए श्रीनगर में रुक गए। लेकिन कबायलियों ने श्रीनगर को घेर लिया और मेनन को भी जल्दी से श्रीनगर से निकलना पड़ा। हेलो जनाब, ऐसी अफवाह है कि कुछ हमलावर श्रीनगर में घुस चुके हैं। ऐसे में और देर तक रुकना सुरक्षित नहीं है। मेनन साहब, हमें तुरंत ही दिल्ली के लिए निकलना चाहिए। अभी इस वक्त? ठीक है, ओके। वीपी मेनन निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन परेशानी ये थी
कि जम्मू रवाना होते वक्त महाराजा वहां मौजूद सभी गाड़ियां अपने साथ ले गए थे और बची थी तो सिर्फ एक पुरानी जीप। मजबूरन रियासत के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन, मेनन और सेना के कुछ अधिकारी किसी तरह उसी जीप में सवार होकर हवाई अड्डे तक पहुंचे। अब कश्मीर को बचाने का सारा दारोमदार दिल्ली पर था। एक तरफ पाकिस्तान से आए कबायली श्रीनगर को घेरे थे, लेकिन माउंटबेटन इस बात पर अड़े थे कि महाराजा पहले भारत में मिले, फिर कोई मदद दी जाएगी। सर, श्रीनगर में दहशत का माहौल है। हमलावर बारामूला से आगे बढ़ चुके हैं। किसी भी हालत में हमें कश्मीर को कबायलियों से बचाना होगा। कबायलियों को रोकने के लिए बिना देर किए सेना को तुरंत श्रीनगर भेजना चाहिए, वरना सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा सर, सब कुछ। But we cannot do that. Kashmir has not yet decided to accede to either India or Pakistan. Therefore, at the moment, Kashmir is an independent country. It would be improper for India to send troops there. महाराजा हर बात के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भी करना है तुरंत करना होगा। Well, if the Maharaja is so anxious to accede to India, then let him sign the instrument of accession first. हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान से भेजे हुए कबायलियों का कब्जा किसी भी वक्त श्रीनगर पे हो सकता था, लेकिन फिर भी माउंटबेटन ने भारतीय सेना को कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी। इस मामले में उनका स्टैंड बिल्कुल साफ था। अगर कश्मीर को भारत की मदद चाहिए तो उसको उससे पहले भारत में शामिल होना पड़ेगा। माउंटबेटन और नेहरू का यह संदेशा लेकर मेहरचंद महाजन और वीपी मेनन तुरंत महाराजा से मिलने जम्मू गए। योर हाइनेस, भारत की डिफेंस कमेटी ने यह फैसला लिया है कि भारत की फौज कश्मीर में आपकी मदद के लिए तभी आ सकती है जब आप औपचारिक रूप से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करेंगे। हमने भारत में शामिल होने का तय किया है। महाजन साहब ने आपको बताया? योर हाइनेस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर आपके दस्तखत बहुत जरूरी है। मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराज धीराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू और कश्मीर, नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सार्वभौम सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करता हूं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया। कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन गया। अब कश्मीर की रक्षा भारत की एक जिम्मेदारी बन गई, लेकिन महाराजा के मन में एक डर बैठा रहा कि अगर भारत की सेना कश्मीर की रक्षा के लिए ना आए तो क्या होगा। उन्होंने अपने एडीसी कैप्टन दीवान सिंह को बुलाया। कल सुबह अगर तुम्हें श्रीनगर में भारतीय सैनिक विमानों की आवाज सुनाई ना दे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। अब फैसला भारत सरकार के हाथ में था। फौजी कमांडरों के साथ प्रधानमंत्री नेहरू, पटेल और माउंटबेटन की बैठक शुरू हुई। अंग्रेज कमांडर श्रीनगर में फौज भेजने से बचना चाहते थे। We're short of time. We do not have enough resources to send military aid to Kashmir. I think we should take into consideration what General Bukar is saying. It's not going to be easy. आप मेरी बात पे गौर कीजिए जनरल साहब। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास पर्याप्त साधन हो या ना हो,
लेकिन हमें हर हालत में कश्मीर की रक्षा करनी चाहिए और आपको यह करना होगा, और भारत सरकार इसमें पूरी सहायता करेगी आपकी। और एक बात और, हवाई जहाज से सामान पहुंचाने की तैयारी सुबह तक कर ली जाएगी। It can be a quite dangerous and risky operation. No. मिस्टर माउंटबेटन, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है? ऐसा न करने का मतलब है कि जानते बूझते श्रीनगर में नरसंहार कराना और उसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक विध्वंस होगा, हिंसा होगी। यू अंडरस्टैंड मी मिस्टर माउंटबेटन? मेरी बात को समझिए। अगर हमने वक्त से वहां पे आर्मी नहीं भेजी तो श्रीनगर में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों को जान का खतरा है। Well, if you're agreeing on the current issue, the present situation, I accept and to consider Kashmir to become part of India. After that, you can send in the troops and deal with other procedures. And I also wish, as soon as the invaders are thrown out, law and order is reinstated and we will have plebiscite. माउंटबेटन ने कश्मीर में सेना भेजने की इजाजत तो दे दी, लेकिन यह भी कह दिया कि वहां ऑपरेशन खत्म होने के बाद जनमत संग्रह कराया जाए। इस प्रस्ताव का नेहरू और पटेल दोनों ने ही कोई विरोध नहीं किया। आखिरकार 27 अक्टूबर की सुबह लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की अगुवाई में भारतीय फौज हवाई रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना हो गई। रातों रात ये 3 एयरफोर्स के जहाज और बाकी सिविल एयरलाइंस के जितने जहाज थे अवेलेबल, उनको पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट पे लाया गया और अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले जो है पहली टुकड़ी 1 सिख की श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ की। भारतीय सेना के लिए हालात बहुत मुश्किल भरे थे। श्रीनगर के लिए रवाना होने वाली पहली टुकड़ी को यह तक नहीं पता था कि घाटी का एकमात्र हवाई अड्डा सुरक्षित है भी या नहीं। इसीलिए उन्होंने बिना सिग्नल मिले लैंड करने से मना कर दिया था। लेकिन एक बार जब उस जमीन पर भारतीय फौज के कदम पड़े तो एक एक करके कबायली हमलावरों के पैर उखड़ने लगे। इस लड़ाई में सेना के अलावा शेख अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थकों ने बड़ी भूमिका निभाई। इन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सेना का साथ दिया, कश्मीरी लोगों को भरोसा दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं। कश्मीर के भारत में शामिल होने और भारतीय फौज की कार्रवाई की खबर ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना को बेचैन कर दिया। जनाब, हिंदुस्तान की सेना लगातार कश्मीर की तरफ बढ़ती जा रही है। मिस्टर माडी, जनरल ग्रेसी को फोन कीजिए कि वो पाकिस्तानी फौज को फौरन श्रीनगर रवाना कर दे। प्लीज कॉल जनरल ग्रेसी। जनरल ग्रेसी, हिंदुस्तान हवाई मार्ग से अपनी सेना को कश्मीर की तरफ भेज रहा है। हमें तुरंत कुछ ना कुछ करना होगा। जिन्ना साहब का हुक्म है कि पाकिस्तानी सेना को जल्द से जल्द रावलपिंडी के रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना किया जाए। किसी भी हाल में श्रीनगर हवाई अड्डा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। But we have learned that Kashmir is now a part of India. So, sending troops in Kashmir will mean an open war with India. तो हम क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें क्या? देखिए, आप तुरंत कार्रवाई शुरू कीजिए। ये जिन्ना साहब का हुक्म है। I'm sorry. We will not be able to move troops without the orders from our Supreme Commander, General Auchinleck. हिंदुस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना दोनों के जो कमांडर इन चीफ थे वो अंग्रेज अफसर थे। अब जाहिर है कि एक ही मुल्क के 2 जनरल आपस में वो नहीं अपनी सेना को भेज सकते।
युद्ध नहीं कर सकते। और ऑकिनलेक ने इसीलिए उनको मना कर दिया था। और बल्कि जब जिन्ना ने जिद की तो उनका जो सीएनसी थे उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ये इस बात पर अड़े रहेंगे तो जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर पाकिस्तान सेना में अभी तैनात हैं उन सबको विड्रॉ कर लिया जाएगा। जनरल ऑकिनलेक भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाओं के प्रमुख थे और वो माउंटबैटन के नीचे आते थे। जनरल ऑकिनलेक के ऑर्डर के बगैर पाकिस्तान में बैठे अंग्रेज जनरल ने जिन्ना का हुक्म मानने से मना कर दिया। लिहाजा जिन्ना को आखिरकार माउंटबैटन और नेहरू को कश्मीर पर बातचीत के लिए लाहौर आने का न्योता भेजना पड़ा। माउंटबैटन तुरंत नेहरू के साथ लाहौर आने के लिए तैयार हो गए। नेहरू भी इसके लिए तैयार थे, लेकिन एक शख्स ऐसा नहीं चाहता था। Mr. Nehru is still unwell. I will go alone to Lahore. क्यों? आपको भी क्यों जाना पड़ेगा? और मेरा मानना है कि आप दोनों में से किसी को लाहौर नहीं जाना चाहिए। But why? हमला पाकिस्तान ने किया, हम क्यों जिन्ना के पीछे दौड़े? लेकिन बात करने में हर्ज क्या है सरदार? If this visit can find a solution, then it's good. अगर उनको बात करनी है तो वो आए दिल्ली, हम नहीं जाएंगे लाहौर। लेकिन सरदार, कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना होगा ना। मेरा मानना है कि कश्मीर में सेना भेजने का हमारा मकसद ये कतई नहीं था कि हम उस पर कब्जा चाहते हैं। इसलिए अगर इसका कोई शांतिपूर्ण हल निकल सकता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। नेहरू और माउंटबैटन पटेल को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पटेल इस मुलाकात के बिल्कुल खिलाफ थे। नेहरू फिर भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी तबीयत इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। हो सकता था कि यह मुलाकात इतिहास का रुख बदल देती। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतिहास की धार को नहीं रोक पाए। हो सकता था कि अगर वो लाहौर जाते तो नतीजा कुछ और निकलता। हो सकता है कि बात भारत के पक्ष में सुलझ जाए, या ये भी हो सकता था कि बात और उलझ जाए जैसे सरदार पटेल को लगता था। खैर, इन सवालों का जवाब अब तो नहीं मिल सकता, तो आगे बढ़ते हैं। माउंटबैटन के लाहौर जाने से पहले ही जिन्होंने एक बहुत चौंकाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत और कश्मीर का विलय धोखे और हिंसा से हुआ है और इसलिए वो उसको मानने को तैयार नहीं। और इस आरोप से नेहरू को बहुत ठेस पहुंची। तब तक जो है ना, दिल में गुस्सा बहुत भर गया था, विश्वासघात का, कि अभी तो हम लोग इस जंग अंग्रेज के खिलाफ से निकले हैं, हम लोग एक ही जमीन के थे, एक ही लोग हैं, और तुमने इतना बड़ा काम कर दिया कि हिंदुस्तान पे हमला कर दिया या कश्मीर पे हमला कर दिया। तुम्हें और कोई चारा नहीं था जंग के सिवा। आखिरकार 1 नवंबर 1947 को माउंटबैटन अकेले ही लाहौर के लिए रवाना हुए और वहां भी जिन्ना ने वही राग दोहराया। भारतीय फौज ये सरासर धोखा है। कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया है। The violence was caused by tribal invaders. कश्मीर में भारत फौज की मौजूदगी ठीक नहीं है। भारत को फौरन अपनी फौज को वहां से हटाना होगा। What about the invaders? How do we invoke the tribesmen to remove them? अगर आप भारतीय फौज को वहां से हटाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं इस पूरे मामले को खत्म कर सकता हूं। I can call the whole thing off. कश्मीर के मुद्दे पे ये लाहौर की मीटिंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पहली ऑफिशियल मीटिंग मानी जाती है।
इस मीटिंग में जिन्ना ने माउंटबैटन के सामने यह मान लिया कि पहला हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, लेकिन इससे पहले कि इस मीटिंग का नतीजा बाहर निकले, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पे अपना सबसे चर्चित भाषण दे दिया। कई लोगों का यह कहना है कि अगर नेहरू ने वो भाषण न दिया होता तो शायद कश्मीर का मामला इतना लंबा न खींचता। हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जब कश्मीर में शांति व्यवस्था और कानून स्थापित हो जाए तो संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की देखरेख में जनमत संग्रह करवाया जाए। यहीं से भारत की मुश्किलों का एक नया दौर शुरू हुआ। यह पहला मौका था जब नेहरू ने कश्मीर में जनमत संग्रह यूनाइटेड नेशन की देखरेख में कराने की बात सार्वजनिक तौर पर कही। हालांकि यह प्रस्ताव माउंटबैटन का था। अपनी लाहौर यात्रा के दौरान उन्होंने जिन्ना के सामने भी यह प्रस्ताव रखा, लेकिन जिन्ना नहीं माने। पर नेहरू को माउंटबैटन ने इस मामले को यूनाइटेड नेशन में ले जाने के लिए राजी कर लिया था। जिस हालात में कहा गया था, नेहरू के सामने विकल्प क्या थे? नेहरू ये चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत कश्मीर के बारे में भारत के पक्ष में हो। शांतिपूर्ण समाधान कश्मीर का होना चाहिए और उसको प्रमाणित करने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि कश्मीर में जनमत संग्रह करा लिया जाएगा और उस जनमत संग्रह में भारत भारी रूप से भारी मतों से विजयी होगा। मगर पाकिस्तान के सैनिक हस्तक्षेप के बाद कश्मीर में निर्भय निष्पक्ष जनमत संग्रह कराना संभव ही नहीं रहा। भारत ने 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत भेजी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो नेहरू के लिए किसी सदमे से कम न था। सुरक्षा परिषद में अमेरिका और ब्रिटेन अपने राजनीतिक हितों को साधने में लग गए। उन्होंने कश्मीर पर भारत की शिकायत को दरकिनार करते हुए दोनों देशों को एक ही तराजू में तौलना शुरू कर दिया। बल्कि ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी जानकारी के मुताबिक कश्मीर पर हमला करने वालों को पाकिस्तान ने कोई समर्थन नहीं दिया है। नतीजा यह हुआ कि सुरक्षा परिषद के एजेंडे में कश्मीर प्रश्न अब भारत पाकिस्तान प्रश्न बना दिया गया। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन राजनीति के इस बड़े अखाड़े में भारत उलझ चुका था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए कुछ महीने ही हुए थे कि नेहरू कश्मीर के मसले पर अपना पद छोड़ने की सोचने लगे। माउंटबैटन को लिखी यह चिट्ठी इसका सबूत है। हाल की घटनाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको यह बता देना चाहिए कि सरकार में अपनी भूमिका पर मुझे पुनर्विचार करना होगा। मैंने कश्मीर के लोगों से कई वादे किए हैं और मैं किसी भी हाल में उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता। नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद तो नहीं छोड़ा, लेकिन यूएन में चलते इस खेल ने उनका यह भरोसा तो बिल्कुल मजबूत कर दिया कि वो अब कश्मीर के बारे में कोई समझौता करने को तैयार नहीं। अब उनकी कश्मीर की सारी पॉलिसीज शेख अब्दुल्ला के इर्द गिर्द चलने लगी। उसकी दो वजह थी, एक तो वो सेक्युलर थे और दूसरा उस वक्त तक तो वो पाकिस्तान के कट्टर विरोधी थे। कश्मीर के मामले में मैं पाकिस्तान को वादी मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं। उसकी वजह है कि कश्मीर में हुए हमले के लिए वो लोग जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी डेलीगेशन सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये कश्मीर का अंदरूनी विवाद है, लेकिन फिर भी कश्मीर को हासिल करने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। कश्मीर में भारतीय सेना हमारे लोगों की हिफाजत के लिए मौजूद है और वो तब तक वहां रहेगी जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, काबू में नहीं आ जाते। शेख अब्दुल्ला को जिस प्रकार की सपोर्ट कश्मीर में हासिल थी, वो मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे लीडर हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं
जिनसे इतनी मोहब्बत लोगों को थी। और मैं समझता हूँ कि शेख अब्दुल्ला जो है वो हिंदुस्तानी के साथ कश्मीर का रिश्ता बनाए रखना चाहते थे। कबायलियों के खिलाफ लड़ाई में शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भूमिका ने कश्मीर में उनका असर और बढ़ा दिया। 1948 के मार्च महीने में हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए मजबूर हो गए। दूसरी तरफ 13 अगस्त 1948 को यूनाइटेड नेशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। इस समय भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर लागू हो गया। जब सीज फायर हुआ, उस वक्त तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पूंछ और उत्तर में करगिल और द्रास से कबायलियों को पूरी तरह खदेड़ दिया था, लेकिन इसके आगे का हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में था। कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और कश्मीर का वो हिस्सा जो हिंदुस्तान में है उसको पाकिस्तान इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। जो सीज फायर लाइन थी उसको अब हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और तब से लेकर आज तक दोनों देशों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, कश्मीर को लेकर जंग चल रही है, खत्म नहीं हुई। दोनों देशों के बीच 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। देश के अंदर भी कश्मीर को लेकर विवाद चलता रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि कश्मीर को आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस क्यों दिया? अगर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो वहां के लिए कानून अलग क्यों? ये बहस तब भी जारी थी और आज भी चल रही है।